नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अगर सत्ता में महागठबंधन की सरकार आई तो इसको लेकर काफी दिन से चर्चा हो रही थी कि सीएम फेस कौन होगा। इस पे अब बिंदु लग चुका है। अगर सत्ता में महागठबंधन की सरकार आई तो तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम फेस। इस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना के मौर्य होटल में हुई, जिसपे अशोक गहलोत का ये बड़ा ऐलान हुआ कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पे होंगे मुकेश सहनी। इसी विषय पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है और राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु सर है। तो दीपक सर, आपका इस पे क्या कहना होगा कि जिस तरीके से ऐलान हो गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, तो इस पे आप क्या? देखिए, यह जो घोषणा है इससे महागठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि अब तक यह एकता नहीं दिख रही थी, बिखरा हुआ दिख रहा था महागठबंधन। इससे जब अशोक गहलोत एक साथ आए हैं, बैठे हैं एक ही मंच पर, अशोक गहलोत हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, मुकेश सहनी है, मतलब दीपांकर भट्टाचार्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव सीपीआई-एमएल माले के तमाम नेता हैं। तो वो यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है, यह कह रही है कि महागठबंधन में एकता कायम हो गई। जो तार दिख रहा था, जो बिखरा हुआ दिख रहा था महागठबंधन, वह बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। तेजस्वी यादव कल से राघोपुर से प्रचार शुरू करेंगे, अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब तक जो है हालत यह थी कि जो दूल्हा है वही रूठा हुआ था, तो आगे बारात कैसे बढ़ेगी। अब दूल्हा को दूल्हा घोषित कर दिया गया है, दूल्हा भी खुश है और अब वो अपनी घोड़ी, जो आधुनिक समाज में हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर लेकर अब उड़ने वाले हैं और पूरे बिहार में घूमेंगे और चुनाव प्रचार महागठबंधन के लिए करेंगे। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव की यह मांग थी कि उन्हें घोषित किया जाए सीएम कैंडिडेट, जिस तरह से यह मांग थी मुकेश सहनी की कि उन्हें डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, दोनों की मुरादें पूरी हुई हैं। अब इससे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के समर्थकों में जोश तो जरूर भर जाएगा। अब इसका कितना चुनावी फायदा मिलेगा, इसके लिए हमें 14 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से बिखर चुके महागठबंधन में के लिए यह संजीवनी की तरह काम करेगी यह घोषणा। और एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या लेकर मानी है कांग्रेस। कांग्रेस ने इतना समय क्यों लगाया तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में? अगर करना ही था तो इतना विवाद से पहले कर देते। इतना समय लगाया, इतना मोलभाव किया, इतना नेगोशिएशन किया और उसके बाद घोषित किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि कांग्रेस क्या लेकर तेजस्वी यादव से मानी है। क्या जिन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट आमने सामने हैं, वहां तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि हम आरजेडी के कैंडिडेट्स को हटा लेंगे। अब देखिए क्या कुछ आता है इसमें निकलकर। अभी तो इन लोगों ने कहा है कि हम सब एक साथ हैं और एकजुट होकर तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करता है। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हल्ला बोल टीवी में। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर काफी समय से पेच फंसा हुआ था, अब ये सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अशोक गहलोत ने भी ये ऐलान कर दिया है, तो इस पे आपका क्या? जी, सीएम फेस को लेकर के महागठबंधन की जो चुनावी रैली थी, चुनावी उनका कार्यक्रम था, वो थम गया चुका था, वो रुक चुका था। आप देखिए कि बीजेपी के कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, यहाँ पे गृह मंत्री कई दफा आ चुके हैं और वो लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र में उम्मीदवार के साथ हैं और महागठबंधन की कोई रैली नहीं हो पा रही है, सारा पेच उलझा हुआ था। तो इससे उसको गति मिलेगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, ये घोषित होना महागठबंधन की जरूरत थी और मुकेश सहनी की ये जिद थी कि वो डिप्टी सीएम बने, उनकी भी जिद पूरी हो गई है। लेकिन यहाँ पे अब कई सवाल इसके बाद पैदा होंगे कि जो मुसलमानों की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी और राजद करती है, तो क्या एक मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे या कोई मुसलमान भी डिप्टी सीएम बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो फिर अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें कौन सा सम्मानजनक स्थान मिलेगा? आप देखिए कि प्रशांत किशोर हमेशा महागठबंधन पे, खासकर आरजेडी पे जो आरोप लगाते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो लालटेन में तेल की तरह यूज होती है, यानी उनको कभी भी सम्मान नहीं मिल पाया। तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव या आरजेडी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का तो साहस जुटा नहीं सकती है। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए, अगर वो बनेंगे तो फिर डिप्टी सीएम भी मुस्लिम नहीं बन पाएगा।
वो मुकेश सहनी के आगे, उनकी जीत के आगे वो नतमस्तक जैसे हैं। तो अब यहाँ से कई सवाल पैदा होंगे और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को, जनसुराज को और भाजपा को, दोनों को इस मुद्दे पे बोलने के लिए एक मौका मिला है। लेकिन इतना तो तय है कि अब महागठबंधन मैदान में जाएगी, प्रचार करेगी। और जो पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही सीट पे महागठबंधन में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है, आरजेडी ने भी उतारा है, उधर मुकेश सहनी भी है, एक ही सीट पे महागठबंधन के एक से अधिक उम्मीदवार हैं। तो वो गुत्थी भी सुलझेगा। मुझे लगता है कि उसी के शर्त पे ये सहमति बनी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये कितना बड़ा पेश था कि जो कृष्णा लावरू प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनके रहते ये नहीं सॉल्व हो पाया। इसके बाद केसी वेणुगोपाल को भी भेजा गया, वो भी सॉल्व नहीं कर पाए, तब जाकर के अशोक गहलोत आए। तो ये बहुत बड़ा पेश था। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव अरे होंगे कि तभी हम मैदान में जाएंगे, तभी प्रचार करेंगे जब आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। खैर, तेजस्वी यादव को बधाई, घोषित चेहरा घोषित होने के लिए। अब आगे वो मैदान में जाएं। जी सर, तो दीपक सर का एक सवाल भी था कि कांग्रेस क्या लेकर आखिर मानी होगी, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर किसी ने कुर्बानी दी है महागठबंधन में या शुरू से ही अगर किसी को दबाने पे फोकस किया गया तो कांग्रेस पे ही है। पहले उनको 70 दिया गया, बाद में 9 सीटें भी छीन ली गई। कांग्रेस का जो जनाधार है बिहार में, वो मुसलमानों के बीच में भी है और दलितों के बीच में, खासकर रविदास समाज के बीच में है। आरजेडी उनको वो सीटें देना भी नहीं चाहती थी जहां पे मुसलमान समाज का दबदबा है या जहां पे बहुसंख्यक रविदास समाज के लोग हैं। आरजेडी चाहती थी कि कांग्रेस वो सीटें लें जहां पे बीजेपी का प्रभुत्व हो या एनडीए का प्रभुत्व हो। वो हारने वाली सीटें हैं। तो वो हारने वाली सीटें इस बार जो कृष्णा लावरू की जो तनातनी थी वही थी कि सीटें कम मिले लेकिन वो मिले जो जीतने वाली हों। दूसरी बात है कि बिहार में मुसलमान को कौन रिप्रेजेंट करता है, आरजेडी या कांग्रेस? ये तो तभी तय होगा ना कि जब जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो सीटें कांग्रेस को मिलती है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सर ने बताया वो ठीक ही होगा कि जिन सीटों पे आरजेडी उम्मीदवार खड़ा की है कांग्रेस के आमने सामने, देखते हैं वहां पे आरजेडी यू टर्न लेती है या नहीं। अगर लेती है तो समझिए कि यही मोलभाव हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि कांग्रेस इस बार भी घुटने टेक चुकी है आरजेडी के पास। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट की हैसियत से पूरे बिहार में घूमेंगे और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट की हैसियत से पूरे बिहार में घूमेंगे, तो इससे जो डिमोरलाइज फील कर रहे थे तेजस्वी यादव के समर्थक, आरजेडी के कार्यकर्ता और मुकेश सहनी के समर्थक, उससे इस घोषणा से आज जो ये ऐलान हुआ अभी अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया, इससे कितनी संजीवनी मिलेगी महागठबंधन को, कितनी संजीवनी मिलेगी आरजेडी को और कितनी संजीवनी मिलेगी मुकेश सहनी को। क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया था कि मुकेश सहनी की देखिए क्या हालत हो गई है, उनको तो उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाना चाहिए, उनका कोई सम्मान नहीं है, उनका लगातार अपमान किया जा रहा है। और आज उन्हें तो इतना बड़ा सम्मान दे दिया जिसकी उम्मीद मुकेश सहनी भी नहीं कर रहे थे। भले ही वे लगातार कह रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनको सचमुच घोषित कर ही दिया जाएगा। तो इससे अब तक बिहार में मल्लाह जो है वो पारंपरिक रूप से एनडीए के वोटर रहे हैं, क्योंकि घाटों को लेकर उनकी यादवों से लड़ाई होती है और यादव और मल्लाह आमने सामने होते हैं। तो मल्लाह एनडीए के वोटर, लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके एक बड़ा लॉलीपॉप फेंक दिया है महागठबंधन ने मल्लाहों की तरफ कि अब आपका नेता कि आपको मौका है, आपके पास मौका है अपने नेता को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने का। अगर आप इस मौके को लपकते हैं तो आपके लिए, आपके समाज के लिए बेहतरी हो सकती है। तो क्या मल्लाह अब पूरी तरह से टूट जाएगा और टूटकर चला जाएगा महागठबंधन के साथ? देखिए, मल्लाह टूट करके महागठबंधन के साथ जाए ना जाए, इतना तो तय है कि अब मुकेश सहनी नहीं टूटेंगे, वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। सवाल नहीं है। पारंपरिक वोटर मल्लाह है जो 2.5-3% के आसपास वोटर है और बहुत क्रूशल है, लड़ाकू है और एनडीए के लिए लड़ता रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो एनडीए का पारंपरिक वोटर था, जो मुकेश सहनी के जाने के बाद भी, मुकेश सहनी जब महागठबंधन के साथ चले भी जाते थे तो भी वो 50% जाता था, 50% एनडीए के साथ रहता था। लेकिन क्या डिप्टी सीएम अनाउंस करने से 100% मल्लाह चला जाएगा, एनडीए के साथ नहीं रहेगा?
हाँ, देखिए आपने सही कहा 50% से ज्यादा लगभग ये 40-60 का रेशियो है। 60% तो नीतीश और बीजेपी के साथ ही मिला रहा है। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका कद बढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि 100% मल्लाह उनके साथ जाएंगे, क्योंकि आप अन्य समीकरणों पे देखिए। मल्लाह समाज को ये भी तो उनके ध्यान में होगा कि क्या वाकई में महागठबंधन जीतेगी या नहीं जीतेगी। और वो परंपरागत वोटर है, शांत वोटर है एनडीए का, और एनडीए में उनका कोई जातिगत टकराव भी नहीं है। उनका जो घाटों का संबंध है जिसकी चर्चा आपने किया, वो उनकी आजीविका से संबंधित है। तो महागठबंधन में आने के बाद एक टकराव की संभावना बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने बड़े नेता हैं, मुकेश सहनी मंत्री भी रह चुके हैं, अब तक उनकी जो अपनी सियासी जमीन है अपनी जाति में, उसका विस्तार हो गया होता। वो 40% से अधिक बढ़ गए होते, कम से कम 60% या 70% बढ़ गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं एक जातिगत या सामाजिक टकराव रहा है। लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम की घोषणा होने के बाद वो मजबूत होंगे, कुछ ना कुछ उनका फायदा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जब तक वो डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं हो रही थी, वो महागठबंधन के सबसे कमजोर कड़ी थे। पता नहीं वो कब चले जाएं, किस पॉइंट पे बीजेपी उनके साथ बार्गेनिंग कर ले, ऐसी शंका महागठबंधन में थी।